नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी कुछ हटके ही है, जरूर सुने। सुचिता को शादी के 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद सुचिता की सास कोकिला को अचानक उसके शादी में मिले दहेज की बात याद आ जाती है। दरअसल वो अचानक तो नहीं, पर पड़ोस में जब सहेली की बहू अपने शादी के दहेज में मोटर कार और सोने के बहुत सारे गहने लाती है, तो कोकिला अपनी बहू से जाकर कहती हैं, अरे बहू, शादी के इतने साल बाद तुम अपने मायके गई थी, क्या लाई हो मायके से, मुझे भी तो दिखाओ। अरे, अपने पड़ोस में रोमिला की बहू को देखो, शादी में पूरा घर भर दिया है। हाँ माँ जी, पर उनकी बहू के पिताजी भी तो सरकारी सिविल सर्विस ऑफिसर के रिटायर्ड पर्सन हैं, और आपको तो पता ही है, ऐसे में पद पर टेबल के ऊपर से जितना मिलता है, इससे दुगुना टेबल के नीचे से भी मिलता है, तो लाएगी ही ना। और मेरे माता पिता का इतना कहाँ है जो मेरे शादी में पूरा घर भर दें। हाँ बहू, पर अब तो तेरे दोनों भाई अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और वेतन भी अच्छा मिलता है, और मुझे पता भी है तुम्हारे पिता मगन जी ने अपने पुरखों की कई सारी जमीन ऐसे ही पड़ी रखी है, वह आखिर कब कमाएगी। हाँ माँ जी, जमीन तो हमारे पास भी है, लेकिन अब क्या, अब तो मेरी शादी हो गई है। और हाँ माँ, आज अचानक आप दहेज की बात क्यों कर रही हैं? अरे बहू, दहेज की बात थोड़ी ना है, यह तो मैं तेरे हिस्से की बात कर रही हूँ। आजकल भाइयों के साथ बहन का भी एक हिस्सा होता है, तुम्हें उसके लिए लड़ना तो होगा ही, वरना सारा प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे दोनों भाई ही ले जाएंगे और तुम्हें ठेंगा मिलेगा। हाँ माँ जी, बात तो आप सही कह रही हैं, फिर मैं अब क्या करूं? देख बहू, तू मायके चली जा और वहां जाकर अपने हिस्से के लिए लड़। मेरा मतलब है कि अपने दोनों भाइयों का बंटवारा कर, और ऐसे में तू हाथ साफ करके अपने ससुराल आ जा, फिर तू भी तो रानी बनकर रहेगी ना। देख, बिट्टू और कार्तिक भी तो जरूरी ट्रिप पर गए हैं, और बोल देना कि मैं और तेरे ससुर जी भी वैष्णो देवी दर्शन को गए हैं। सुचिता अपनी सास के कहने पर मायके चली जाती है। सुचिता के मायके में पिता मगन जी और माँ शारदा जी, छोटा भाई गौतम और उसकी पत्नी गरिमा व उनका 2 साल का बेटा नक्श होता है, और साथ ही बड़ा भाई अमर, उनकी पत्नी पूनम तथा उनका भी 4 साल का बेटा दक्ष होता है। ऐसे में अचानक सुचिता मायके आकर कुछ दिन आराम का बहाना कर रहने लगती है, और उधर अपनी सास के साथ मिलकर मायके के बंटवारा करने की सारी प्लानिंग करती है, और सास के कहने पर वह अपने काम में लग जाती है। यानी अब सुचिता अपने दोनों भाइयों के बीच में लड़वाने की कोशिश करती है। एक दिन जब छोटा भाई गौतम अपनी मेहनत से अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बना रहा था, जब बन जाता है तो उसकी खुशी में वह घर आकर सबको मिठाई बांटता है। सब उसकी तरक्की से खुश होते हैं, लेकिन सुचिता को तो रास्ता मिल जाता है। ऐसे में सुचिता अपने बड़े भाई के पास जाती है और कहती है, देखा आपने अमर भैया, सब लोग गौतम भाई की ही वाह वाह कर रहे हैं। कभी आज तक इस घर में आपकी ऐसी वाह वाह हुई है क्या? जबकि मेरी शादी से लेकर गौतम की आधी पढ़ाई की जिम्मेदारी तो आपने ही उठाई है, क्योंकि पिताजी उस दौरान बहुत बीमार थे। हाँ, तो क्या हुआ सुचिता? आखिर गौतम को इस मुकाम पर देखने के लिए ही तो मैंने उस पर इतनी मेहनत की थी। आखिर बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुचिता की कोशिश तो नाकामयाब रही। वह अपने बड़े भाई को छोटे भाई के खिलाफ भड़का ही नहीं सकी, और
वहीं पैतरा उसने अपने छोटे भाई से जाकर बड़े भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, तो वहां भी वह फेल हुई। ऐसे में एक रात जब गौतम कमरे में देर रात तक अपने कंप्यूटर पर एक जरूरी प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो सुचिता खिड़की से देख रही थी कि उसका भाई सो जाए। जब भाई सो जाता है तो वह चुपके से भाई गौतम के कमरे से लैपटॉप चुराकर सारी जरूरी फाइल्स डिलीट कर देती है और बड़े भाई के कमरे में जाकर रख देती है। जब सुबह होती है तो गौतम अपना लैपटॉप इधर उधर ढूंढता है, उसे नहीं मिलता है और अंत में बड़ा भाई अमर आता है और कहता है, अरे भाई, लगता है तूने रात को नींद में होने की वजह से अपना लैपटॉप मेरे कमरे में ही छोड़ गया था। मैंने उसमें देखा तो कुछ फाइल बहुत ज़रूरी थी वह डिलीट हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी उसे रिट्रीव करके फिर से सेव कर लिया है। यह लो, इसे संभाल के रखो। अरे भैया, हाँ, मैं तो सुबह से परेशान हूँ और यह कितना ज़रूरी भी था। थैंक यू भैया, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन अच्छे से मुझे याद है कि रात को मैंने अपने कमरे में ही लैपटॉप छोड़ा था, फिर पता नहीं कैसे ये सब हो गया। अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, हो जाता है कभी कभी। पर यह क्या, सुचिता की एक कोशिश भी बर्बाद हो जाती है। कुछ दिन बाद जब छोटे भाई गौतम के 2 साल के बच्चे का जन्मदिन होता है, तो पिता मगन जी और माँ शारदा जी मिलकर एक फैसला करते हैं कि उनकी गांव की पड़ी हुई 1 बीघा जमीन अपने पोते नक्श के नाम कर दें। और फिर क्या, अब तो सुचिता के पास यह एक सुनहरा मौका था। सुचिता बड़े भाई अमर के पास जाती है और कहती है, क्या भैया, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उधर गौतम भैया के बेटे को अभी 2 साल ही हुआ है और माँ पिताजी बात कर रहे हैं कि उसको गांव की पड़ी हुई जमीन भेंट में देंगे। ऐसे में हमारा दक्ष भी तो 4 साल का है, फिर भी आज तक माँ पिताजी ने उसे कुछ हिस्से में क्यों नहीं दिया। हाँ सुचिता, यह बात तो तुम सही कह रही हो, इस पर तो मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। माँ पिताजी अगर नक्श को कुछ दे रहे हैं तो मेरे बेटे दक्ष को भी तो कुछ देना चाहिए, उसका भी तो हक बनता है ना। सुचिता के भड़काने पर अमर गुस्से में अपने माँ पिताजी के कमरे में जाकर कहता है, अगर छोटे भाई गौतम के बेटे को जमीन भेंट में दे रहे हैं तो मेरा बेटा दक्ष भी इसका हकदार है। तो सिर्फ आपके पोते नक्श को ही जमीन भेंट में क्यों मिल रही है? आज तक आपने मेरे बेटे दक्ष को तो कुछ नहीं दिया। अरे बेटा, अचानक यह बात कैसे आ गई? हम लोग तो बस ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, अभी दिया तो नहीं है ना। और हम यही चर्चा कर रहे थे कि दोनों ही पोते को एक समान जमीन हिस्सा दे दिया जाए। और इतने में गौतम वहाँ पर आता है और कहता है, नहीं माँ पिताजी, मुझे और मेरे बेटे के लिए अभी यह सब जरूरी नहीं है। आपको अगर जमीन देना ही है तो आप बड़े भाई को ही दे दीजिए, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। और फिर बड़े भाई अमर को अपने विचार पर शर्मिंदगी होती है और वह गौतम से माफ़ी मांगता है और कहता है, भाई, थोड़े समय के लिए मैं बहक गया था और मुझे लगा कि तुम इस घर का जायदाद हड़पना चाहते हो, लेकिन मेरी सोच गलत थी, मुझे माफ़ कर देना भाई। और इतने में गौतम की पत्नी गरिमा भी आती है। अरे भैया जी, आपने यह कैसे सोच लिया कि हम सारी जायदाद हड़प लेंगे? ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आखिर हम एक परिवार हैं तो हड़पने और लूटने की बात कैसे कर सकते हैं? और मेरे पति गौतम खुद इतने काबिल हैं कि उन्हें पिता की जमीन जायदाद की कोई ज़रूरत ही नहीं।
इस पर पूरा हक आपका है भैया, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से मेरे पति यानी गौतम को या फिर अपने छोटे भाई को इस काबिल बनाया है कि आज वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। नहीं नहीं गरिमा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। यह तो एक बड़े भाई का फर्ज था, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इतने में ही अमर की पत्नी पूनम भी वहां आ जाती है और कहती है, हाँ गरिमा, बड़े भाई और भाभी तो माता पिता समान होते हैं। और एक बार फिर सुचिता का बुना हुआ खेल बुरा बिगड़ जाता है और उनके भी झगड़े होने के बजाय वे और भी करीब आ जाते हैं। उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ऐसे में सुचिता अपनी सास को फोन करती है कि एक के बाद एक उसका सारा प्लान चौपट हो गया। उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तब सास कोकिला बहू सुचिता को सलाह देती हैं कि वह अपने भाइयों के बीच लड़ाई की कोशिश ना कर वह दोनों भाभियों के बीच लड़ाई करवाए, यानी देवरानी और जेठानी के बीच लड़ाई करवाए। और अपनी सास की यह बात मानकर सुचिता अब उस चक्कर में लग जाती है। वह अपनी छोटी भाभी गरिमा और पूनम के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश करने लगती है। जैसे कि गरिमा थोड़ी सांवली थी और पूनम उसकी जेठानी का रंग बहुत साफ था। ऐसे में सुचिता गरिमा के पास जाकर कहती है, अरे भाभी, आसपास तो सिर्फ पूनम भाभी के ही चर्चे रहते हैं, आपकी तो कोई बात भी नहीं करता। और पूनम भाभी को भी देखो, पूरा दिन पता नहीं कौन सा फेयरनेस क्रीम लगाकर बैठी रहती हैं और ज़्यादातर घर का काम भी तो आप ही कर रही हो। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि पूनम भाभी बस खुद को सजने व संवरने में ही लगी रहती हैं। इसलिए तो देखो उनका रंग भी कितना गोरा है। पर आप एक काम क्यों नहीं करती? पूनम भाभी से ही उनके साफ रंग का राज क्यों नहीं पूछ लेती? गरिमा सुचिता की बात से सहमत होती है और वह दूसरे ही दिन भाभी पूनम के पास जाकर कहती है, भाभी, आप कौन सा फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करती हैं? जरा मुझे भी तो देना। आपका चेहरा हर दिन खिलता ही जा रहा है। इसका क्या राज है? अरे गरिमा, अचानक तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? इसका तो कोई राज ही नहीं है। मैं बस इस कंपनी का क्रीम यूज करती हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले जाओ। इसमें राज की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। बाहरी खूबसूरती तो उम्र के साथ साथ कम पड़ जाती है। पूनम गरिमा को क्रीम देती है, लेकिन सुचिता बड़ी चालाकी से उस क्रीम को कोई और दूसरे एक्सपायर क्रीम के साथ बदल देती है। जब गरिमा क्रीम को लगाकर रात को सो जाती है तो सुबह उठकर देखती है कि उसके चेहरे पर लाल रंग के दाग हो गए थे और काफी जलन भी हो रही थी। यह देखकर सुचिता तुरंत गरिमा के पास जाती है और कहती है, अरे गरिमा भाभी, यह क्या? आपका चेहरा तो पूरा खराब हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? अरे सुचिता, पता नहीं कल रात को पूनम भाभी से उनकी क्रीम लेकर आई थी, तब के बाद से मेरे चेहरे का यह हाल हो गया। देखा आपने, यही है पूनम भाभी का असली रंग। बिगाड़ दिया ना आपका सुंदर सा चेहरा। गरिमा अब भड़क जाती है और तुरंत अपनी जेठानी पूनम के कमरे में जाती है और लड़ने लगती है। क्या पूनम भाभी, आपने यह क्या किया? मेरा चेहरा कैसे बिगाड़ दिया? आपको मुझसे इतनी जलन थी तो मुझे पहले ही बता देती, पर ऐसे एक्सपायर क्रीम मुझे देकर मेरा चेहरा बिगाड़ने की जरूरत क्या थी? अरे नहीं नहीं गरिमा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। यह तो मैं रोज लगा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। जाओ ले आओ तुम्हारी क्रीम, जरा मैं भी तो देखूं।
ऐसा क्या हो गया जो कि मैं लगाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा चेहरा इतना बिगड़ गया। गरिमा जल्दी से अपने कमरे में से अपनी जेठानी की दी हुई क्रीम लेकर जेठानी के कमरे में आती है तो पीछे से पति गौतम और पूनम का पति अमर भी आता है और गरिमा के हाथ से गौतम क्रीम की डब्बी को छीन कर कहता है, अरे यह क्रीम तो एक्सपायर हो चुकी है, यह तो इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। और जब पूनम भी इस क्रीम को देखती है तो कहती है, अरे हाँ, यह क्रीम तो एक्सपायर हो चुकी है। सच में इस बात का मुझे पता नहीं था, पर मैंने तुम्हें एक्सपायरी डेट चेक करके ही दी थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? अरे कोई बात नहीं गरिमा, एक्सपायर क्रीम लगाने की वजह से ही तुम्हारे चेहरे पर लाल दाग हो गए हैं, जो अगले मात्र 24 घंटे में ही ठीक भी हो जाएंगे, पति गौतम बोला। तब पूनम भी सहानुभूति से बोली, गरिमा तुम चिंता मत करो, यह दाग 24 घंटे में ही ठीक हो जाएंगे। हाँ भाभी, ऐसा ही हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो लगा कि आपने जानबूझकर मेरा चेहरा बिगाड़ने के लिए एक्सपायर डेट वाली क्रीम दी है, लेकिन मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर देना भाभी। और एक बार फिर से सुचिता का बनाया हुआ खेल बिगड़ जाता है और दोनों भाइयों में भी सुलह हो जाती है और अब सुचिता से रहा नहीं जाता है। जब एक साथ सब लोग दोपहर का खाना खाने बैठते हैं तो सुचिता अपने मन की बात सबके सामने रख देती है। देखिए आप सब, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल तो माँ बाप के जमीन जायदाद में भाइयों के साथ साथ ही बहन का भी हिस्सा होता है। तो मेरी यह चिंता है कि क्या मुझे अपना हिस्सा मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप लोगों के जमीन जायदाद में जितना हिस्सा आपका है उतना ही बराबर की हकदार मैं भी हूँ। हाँ, यह बात तो ठीक कही तुमने सुचिता, हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, पिता मगन जी बोले। इतने में सुचिता को पति राजीव का फोन आता है और फोन में राजीव कहता है कि उसके बिट्टू को अचानक पानी बदलने से बुखार चढ़ गया है, इसलिए वह जल्दी ही घर वापस चले आए। और फिर क्या था, सुचिता उसी वक्त मायके के बंटवारे का अधूरा सपना और अपना सामान बांधकर मायके से ससुराल खाली हाथ ही लौट आती है। और उधर सासू माँ कोकिला के सारे अरमान ही पानी में बिखर जाते हैं, क्योंकि सुचिता अगर मायके से अपने हक की जो भी जमीन जायदाद लाती उसे हड़प कर कोकिला सुचिता को एक नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी, जो कि उसमें वह कामयाब नहीं हुई। आखिर भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और रोजाना पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।